आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पॉली चर्चा की एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर भरत सिंह, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे थैंक यू सर। महाविद्यालय में। और आप इस कार्यक्रम से के माध्यम से कॉलेज को आपने जोड़ा, हम लोगों को जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हमारे व्यूअर्स को जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या चीज़ इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस बनाती है? देखिए, ये जो जाकिर हुसैन कॉलेज है हमारा, ये इसका इतिहास जो है करीब करीब 300 साल पुराना इतिहास है इसका। और ये पहले एक मदरसे से इसका शुरुआत हुआ था और उसके बाद फिर ब्रिटिश पीरियड में इसका कॉलेज के रूप में रूपांतरण हुआ। और पर्टिकुलरली ये जो जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज है, 1958 से ये जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज बना। और जब ये जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज का शुरुआत हुआ था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी जितने भी इवनिंग कॉलेजेस थे, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जो लोग ऐसे रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं कर पाते थे किसी भी वजह से, या जो किसी न किसी दूसरे प्रोफेशन में थे, ऑलरेडी जो जॉब में थे या कुछ बिजनेस ऐसा करते थे, और उनके मन में ये थी कि हम अपना जो लाइवलीहुड है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा नौकरी है या कृषि का कार्य है, उसके करते हुए हम एक फॉर्मल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में उसमें भी हम एंट्री लें और उसमें भी हम डिग्री और सर्टिफिकेट हासिल करें। उनके लिए इस तरह का महाविद्यालय बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग उसी में से एक है। दैट्स ग्रेट सर, ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए जी हेल्पफुल भी हो जी गया होगा। जी। तो सर इस कॉलेज की एक बहुत ही रिच और हिस्ट्री लेगेसी रही है। तो अगर आप इस जर्नी के कुछ मेजर अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज़ सर। देखिए, ये जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज पहले हमारा वहाँ पे कमला मार्केट में इसका कैंपस था। वहाँ से फिर ये मुझे लगता है 1996 में यहाँ पे इस नए बिल्डिंग में इसका शुभारंभ हुआ। अभी तो ये भी बिल्डिंग पुराना हो गया और इसके बाद एक हमारे को नई बिल्डिंग जो है मिली है इसी कैंपस के अंदर। और इसका जो जर्नी है वो काफ़ी रिच रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से पढ़ाई करके निकले हुए हैं। और ये अपने आप में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 7 लैंग्वेजेज पढ़ाए जाते हैं, राइट फ्रॉम अरबिक से लेके पर्शियन, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के 7 लैंग्वेजेज हैं। टोटल हमारे यहाँ 14 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें ऑनर्स के भी कोर्सेज हैं और प्रोग्राम के भी कोर्सेज हैं। हमारा कॉलेज जैसे बाकी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NEP का हमारा स्कीम है एजुकेशन 4 ईयर का, वो हमारे यहाँ भी है। दैट्स ग्रेट सर। सर हर इंस्टीट्यूशन का एक विजन और एक मिशन होता है। आपके हिसाब से जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग का विजन आप उसमें कैसा काम करते हैं एंड स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक ही नहीं और बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में भी कैसे उनको पढ़ाया जाता है? देखिए, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटो कहेंगे, लिव बाई लव। और उसमें एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारा ऐसा हमारा कॉलेज में सोसाइटी है जो बच्चों का क्योंकि क्लासरूम टीचिंग तो बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ जो है आपका एकेडमिक जर्नी है। लेकिन क्लासरूम टीचिंग के अलावा भी बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो एक वो ना केवल एकेडमिक डिग्री हासिल करे बल्कि एक हमारे देश का अच्छा नागरिक बने, गुड सिटीजन, सोसाइटी के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है वो नागरिक साबित हो पाए, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन पाए। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो फॉर्मल एजुकेशन एकेडमिक्स के अलावा नॉन एकेडमिक बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट करे, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और उसका जो एक्सपोजर है वो हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ में हो उसका। और वो ज़िंदगी की जितनी भी जो मुश्किलें हैं या संघर्ष हैं, उस संघर्ष को बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली उसको फेस कर पाए, उसको जो है फाइट कर पाए और अल्टीमेटली वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बने। उसके लिए हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, ड्रामेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, NCC है, NSS है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। उसके माध्यम से बच्चों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है और बच्चे उसमें बहुत कुछ सीखते भी हैं और सीख करके आगे जो है अपने जीवन की यात्रा में
आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट सर। सो सर, आपने सोसाइटीज़ के बारे में इतना एक्सप्लेन किया, तो क्या हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि मॉर्निंग कॉलेजेस और इवनिंग कॉलेजेस में क्या सेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? करीब करीब सेम फैसिलिटी, क्योंकि बिल्डिंग सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉर्निंग शेयर करती है वही यस इवनिंग भी सर। शेयर करती है, टाइमिंग केवल अलग है, ओनली बाकी टाइमिंग्स। बाकी सेम ओके, है सब चीज़। थैंक यू सो मच सर। इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का शेड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसे में कॉलेज कैसे इंश्योर करता है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशंस और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सपोर्ट मिले? देखिए, इवनिंग कॉलेज का जो टाइमिंग पहले था वो 12:45 से 1 बजे से शुरू होता था जी सर। और 9:15 तक होता था। लेकिन अभी हमने जैसे बताया अभी कि हमें नया बिल्डिंग मिल गया है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है रूम्स मिल गए हैं, क्लासरूम भी मिल गए हैं, कुछ ऑफिसेज भी हैं। उसके कारण से क्या हुआ कि टाइमिंग हमारा थोड़ा सा श्रिंक किया है, स्पेस ज़्यादा हो गया तो टाइम श्रिंक कर गया, और केवल टाइमिंग का मैटर है। बाकी आपका सारा जो जैसे फैकल्टी जितने दूसरे कॉलेजेज में, कैंपस कॉलेज में, आउट ऑफ कैंपस दूसरे जो कॉलेजेज हैं, उसमें जो फैकल्टी का क्वालिफ़िकेशन है, जो फैकल्टी का आपका क्वालिटी है, जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, वही सेम जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में है और बाकी दूसरे इवनिंग कॉलेजेज में भी, उसमें कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। तो फैकल्टी के फ्रंट पे बच्चों को कहीं पे भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, दे आर इक्वली प्लेस्ड। उसके बाद में जो हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी वेल इक्विप लाइब्रेरी है, हमारा कंप्यूटर सेंटर है, वो भी बहुत अच्छा है। और जो हमने जैसे सोसाइटी के माध्यम से आपका कहा कि एकेडमिक्स के अलावा बच्चों को जो हम एक्सपोजर देते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा करके उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो काम करते हैं, वो भी हमारा किसी दूसरे कॉलेज से कहीं पे भी कम नहीं है। एंड देयर इज़ नो डिसएडवांटेज इन बाय स्टडिंग इन दिस कॉलेज। दैट्स ग्रेट सर। सर, एकेडमिक्स के अलावा कॉलेज लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं, तो कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, एनएसएस, एनसीसी, सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप कि इवनिंग कॉलेजेस एंड मॉर्निंग कॉलेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। और हमारे यहाँ जैसे एक और भी अभी मैडम बैठी हुई थी, वो इन्वायरमेंटल सोसाइटी है हमारे यहाँ, इको क्लब चलता है। इको क्लब। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे कैंपस को जीरो वेस्ट कैंपस का अवार्ड मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, दिल्ली सरकार से। और उसके अलावा जो एक अवेयरनेस होता है पर्यावरण के प्रति, विद्यार्थियों का जागरूकता, वो हम सोसाइटी के माध्यम से करवाते हैं। आई थिंक दिस इज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन सोसाइटी थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ड्रामेटिक्स में या जो दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज़, अभी डीयू में हमारा हुआ था डीयू लिट फेस्ट, लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। अभी हमारे एनसीसी के बच्चे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पे जा रहे हैं। और 10 दिन का वो ट्रेनिंग कैंप है, उसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनएसएस के अभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें हमारे एनएसएस के बच्चे काफ़ी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद देयर टीचर्स हु एक्ट देयर मेंटर्स आल्सो। दैट्स ग्रेट सर। सो सर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है? बहुत बढ़िया इंटरेक्शन है। और मुझे लगता है कि क्लासरूम टीचिंग के अलावा ये जो सोसाइटीज़ हैं या जो इको क्लब है, these are very good platforms to create and encourage the active participation, जो एक healthy interaction होना चाहिए between the teachers and the students, वो उसका वो रोल प्ले कर रहे हैं। That's great. सर, आज के टाइम में सिर्फ क्लासरूम लर्निंग्स नहीं होती, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर और वर्कशॉप और स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ अलग से भी एक आपका IQ से थ्रू इंटर्नशिप का प्रोविज़न है और प्लेसमेंट सेल भी एक्टिवली काम करती है। टाइम टू टाइम डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे बुलाया जाता है और अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी बच्चों को इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जहाँ पे उसी के माध्यम से लगता है कि अब कहाँ गैप है, वेयर इज़ द स्पेस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो हम लोग टीचर्स के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि और हमें क्या अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन सा स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, कौन सा क्वालिटी और इनकलकेट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि वो जो एक इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का जो लिंकेज है उसको हम और फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें। दैट्स ग्रेट सर। सर, प्लेसमेंट को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स को इसको एक और न्यू इसमें व्यूज़ में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बदलते परिवेश में जैसे इंडस्ट्री का जो डिमांड है, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही अगर हम
ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, मैं ये नहीं कहता कि वो यूजलेस है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री का जो फ्रंटियर एरिया का जो डिमांड है उसको वो मीट नहीं कर पाते हैं। वो एक चैलेंज है, एजुकेशन सिस्टम का भी एक चैलेंज है, बच्चों के कैरियर के लिए भी वो चैलेंज है। तो टीचर्स का, मेंटर्स का, ये अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये काम है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से इफ़ेक्टिवली उस गैप को हम, जो स्किल मिसमैच है और जो गैप है उसको हम कैसे ख़त्म करें, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें। ख़त्म नहीं कर सकते, कम से कम उसको हम मिनिमाइज़ करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके सर, आज भी कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये परसेप्शन है कि इवनिंग कॉलेज और रेगुलर कॉलेज में कंपैरिजन करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक मिसनोमर है और अब वो बात नहीं रह गई है कि इवनिंग कॉलेजेस जो है वो जो डे कॉलेजेस हैं उनसे इन्फीरियर हैं। ये बच्चों का थोड़ा चॉइस का भी बात होता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका डे कॉलेज या मॉर्निंग कॉलेज सूट नहीं करता है, जो ड्यू टू इकोनॉमिक कंपल्सन कुछ कहीं काम कर रहे हैं, कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, उनके लिए तो इवनिंग कॉलेज मोस्ट सूटेबल कॉलेज है। कुछ टाइमिंग का लिमिटेशन हो सकता है, और पर्टिकुलरली टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स की कॉलेजेज अगर लेट इवनिंग तक चलते हैं तो उनको कॉलेज के बाद से घर जाना, या वो चाहती हैं कि हम लाइब्रेरी में लेट तक रुकें, लेट तक पढ़ाई करें, ये थोड़ा लिमिटेशन है, ये चैलेंज है, मैं मानता हूँ बात। टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से एजुकेशन काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। इस चेंजिंग सिनेरियो में कॉलेज ने डिजिटल लर्निंग और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को किस तरह अडॉप्ट किया है? जैसे कि हमारा जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमारा काफ़ी कुछ डिजिटल मटेरियल भी अवेलेबल कराया गया है, और जो फॉर्मल हमारा टीचिंग मेथड है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, अभी पूरी तरह से हम एआई बेस्ड उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लार्जली अभी भी हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, जो आपका प्रिंट मटेरियल है, या जो टीचर्स का जो लेक्चर है, उसको हम ज़्यादा उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन ग्रेजुअली और इफ़ेक्टिवली हम मूव कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसको एजुकेशन के डिजिटाइज फॉर्म को हम कैसे और फर्दर इनकरेज कर पाएँ, और ये समझने की और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि एआई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एआई बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थ्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम एआई को ठीक से हैंडल करें, दिस कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रूटफुल टूल टू इन्हांस द नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन। और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही इमेंस रोल प्ले करने जा रहा है एआई। ये हमको समझने की ज़रूरत है कि एआई से हमें घबराना नहीं है, एआई को हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको हमको अडॉप्ट करना है। दैट्स ग्रेट सर। अगर आपको ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के स्टूडेंट्स को कल्चरल और कैंपस इन्वायरमेंट को सिर्फ कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा, तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल थोड़ा सा और दोहराइए, मैं समझा नहीं। अगर आपको ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट्स को कल्चरल और कैंपस इन्वायरमेंट को सिर्फ कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, तो आप कैसे? मैं ये कहूँगा कि बच्चे जो क्लासरूम टीचिंग है वो एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। दिस इज़ indispensable फॉर योर द एक्विजिशन ऑफ द डिग्री फॉर वेरियस कोर्सेज। लेकिन साइड बाय साइड आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो दुनिया में आप कदम रखेंगे कॉलेज को पास आउट होने के बाद, तो जो आपको बहुत सारे जो लाइफ में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो चैलेंजेज आएंगे, उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे सक्सेसफुली, उसके लिए आपको ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ना कि हम केवल बुकिश नॉलेज गेन करेंगे, हम केवल क्लासरूम टीचिंग करेंगे, केवल लाइब्रेरी में बैठेंगे और हम अच्छे अच्छे मार्क्स लाएँ, हम अच्छा सा ग्रेड लाएँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो बहुत सारे चैलेंजेज हैं, उनको आप सक्सेसफुली मीट करेंगे। तो मेरा मैसेज यही होगा कि फॉर्मल एजुकेशन के अलावा, क्लासरूम टीचिंग के अलावा आपको बढ़ चढ़ करके इन सारे एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड सर। आने वाले कुछ सालों के लिए कॉलेज को लेकर आपकी प्रायोरिटीज़ और फ्यूचर विजन क्या है? आप किस डायरेक्शन में कॉलेज को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? एक तो इम्पॉर्टेंट हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी है, चैलेंज भी है। एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को
और इफ़ेक्टिवली और फ्रूटफुली विश्वास के साथ इसको लागू करवाना, इसको जो है आगे बढ़ाना, प्लस जो हमने अभी एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के लिंकेज की बात की है उसको प्रमोट करना। उसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि एड ऑन कोर्सेज, कुछ एडिशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर पाएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड और इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। वो हमारा इच्छा है, हमारी विज़न है कि हम कॉलेज के माध्यम से बच्चों के बेनिफिट के लिए हम कुछ कर पाएँ सर, इवनिंग कॉलेज का कंसेप्ट किस विजन के साथ शुरू किया गया था और आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं? इवनिंग कॉलेज मैंने बताया जैसे कि जिस समय ये शुरू हुआ होगा 1950s एंड 60s में, इवन 70s में भी कुछ कॉलेज खुले हैं। उसका पर्पस यही था कि वर्क एंड एजुकेशन दोनों को साथ साथ कैसे लेके चलें। जैसे डे कॉलेज में क्या है, आपका उनका टाइमिंग होता है 8:30 टू 4:30, 5:30। लेकिन जो इवनिंग कॉलेज का टाइम होता है नॉर्मली 2:30 या 3:30 से लेकर के आपका 9:30 तक। तो उसमें उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना, किसी न किसी रूप में। तो एक तरफ तो वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, दूसरी तरफ वो फॉर्मल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डिग्री भी हासिल कर रहे हैं। उस लिहाज से इवनिंग कॉलेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदलते समय के साथ नो डाउट जो इवनिंग कॉलेज का रेलिवेंस थोड़ा सा कम हुआ है। जो स्टूडेंट्स जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं उनके लिए किस तरह से एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है? उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कि कोई अलग से उनको ज़रूरत नहीं है करने का, वर्किंग आवर उनको एडजस्ट करना है। जैसे कॉलेजेज ने अपना वर्किंग आवर जो क्लासरूम का जो शेड्यूल है, क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो उसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपना शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, लास्टली हम जो बच्चे अभी करेंटली ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जिनका एडमिशन अभी हुआ है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपका क्या मैसेज है उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए? उनके लिए देखिए, मैसेज हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है तो आपने ज़रूर ही 12th क्लास में, अपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा, मेहनत किया होगा। ये जो आपको मौका मिला है, ज़ाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में जो आपको मौका मिला है पढ़ने का, यू आर अमंग द फ्यू सेलेक्टेड। लाखों बच्चों ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया है, पर आपको एडमिशन मिला है। तो मेरा बच्चों से यही संदेश है कि आप इसका वैल्यू समझिए, आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाइए और अच्छा नागरिक आप कैसे बन पाएँ उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। देश की सेवा आप कैसे कर पाएंगे, समाज का सेवा कैसे कर पाएंगे, अपना विकास कैसे कर पाएँ, परिवार का ध्यान कैसे रखें, इन चीज़ों पर कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको पढ़ाई की तरफ से ध्यान भटकाता हो और जो हमारे समाज और राष्ट्र के विरोध में जाता हो, वो काम ना करें। बच्चों से हमारा अपील है, आप राष्ट्र प्रथम के ध्येय के साथ अपनी पढ़ाई में तन मन धन लगाएं। यही मेरा संदेश है बच्चों को। थैंक यू सो मच सर. And for our viewers, if you have any other queries, comment down below and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.